हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड सॉल्यूशन क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 13 जैव विविधता एवं संरक्षण। दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के अभ्यास के अंतर्गत दिए गए प्रश्नोत्तरों का उत्तर समझेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 क्या है। देखिए प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि जैव विविधता के 3 आवश्यक घटकों यानी कंपोनेंट के नाम लिखिए। तो देखिए जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक निम्नवत हैं। नंबर 1 क्या है, आनुवांशिक विविधता, दूसरा है जातीय विविधता और तीसरा है पारिस्थितिकीय विविधता। तो ये 3 हैं जैव विविधता के 3 आवश्यक घटक। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 2, पारिस्थितिकीविद किस प्रकार विश्व की कुल जातियों का आकलन करते हैं। तो देखिए उत्तर, पृथ्वी पर जातीय विविधता समान रूप से वितरित नहीं है बल्कि एक रोचक प्रतिरूप दर्शाती है। पारिस्थितिकीविद विश्व की कुल जातियों का आकलन अक्षांशों पर तापमान के आधार पर करते हैं। जैव विविधता साधारणतया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक और ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। जो जैव विविधता है वो जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर बहुत अधिक है, और जैसे जैसे ध्रुव की तरफ आप बढ़ते जाएंगे वहाँ उसी तरह से क्या होता है, घटती जाएगी। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में जातीय समृद्धि के महत्वपूर्ण कारण इस प्रकार से हैं। नंबर 1 देखिए, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जैव जातियों को विकास के लिए अधिक समय मिला तथा इस क्षेत्र को अधिक सौर ऊर्जा प्राप्त हुई जिससे उत्पादकता अधिक होती है। जातीय समृद्धि किसी प्रदेश के क्षेत्र पर आधारित होती है। पारिस्थितिकीविद प्रजाति की उष्ण तथा शीतोष्ण प्रदेशों में मिलने की प्रवृत्ति अधिकता आदि की अन्य प्राणियों एवं पौधों से तुलना कर उनके अनुपात की गणना और आकलन करते हैं। देखिए ये हो जाएगा पारिस्थितिकीविद किस प्रकार विश्व की कुल जातियों का आकलन करती है। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या कह रहा है, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में सबसे अधिक स्तर की जात समृद्धि क्यों मिलती है, इसकी 3 विशेषताएं दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सबसे अधिक स्तर की जात समृद्धि क्यों मिलती है, इसकी 3 परिकल्पनाएं दीजिए। तो उत्तर देखिए इसका, देखिए इस प्रकार की कल्पनाएं क्या है, निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखिए क्या है, जाति उद्भवन आमतौर पर समय का कार्य है। शीतोष्ण क्षेत्र में प्राचीन काल से ही बार बार हिमनद होता रहा है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लाखों वर्षों से आबादित रहा है। इसी कारण जात विकास तथा विविधता के लिए लंबा समय मिला है। उष्णकटिबंधीय पर्यावरण शीतोष्ण पर्यावरण से भिन्न तथा कम मौसमीय परिवर्तन दर्शाता है। यह स्थिर पर्यावरण निकेत विशिष्टीकरण को प्रोत्साहित कर रहा है। आगे देखिए, जिसकी वजह से अधिकाधिक जातियां विविधता उत्पन्न हुई हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अधिक सौर ऊर्जा उपलब्ध है जिससे उत्पादन अधिक होता है, जिससे परोक्ष रूप से अधिक जैव विविधता उत्पन्न हुई है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, जातीय क्षेत्र संबंध में समाश्रयण की ढलान का क्या महत्व है। तो देखिए जातीय क्षेत्र संबंध क्या है पहले जान लेते हैं। तो देखिए जर्मनी के महान प्रकृतिविद व भूगोल शास्त्री अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में गहन खोज के बाद जात समृद्धि तथा क्षेत्र के मध्य संबंध स्थापित किया। उनके अनुसार कुछ सीमा तक किसी क्षेत्र की जातीय समृद्धि अन्वेषण क्षेत्र सीमा बढ़ने के साथ बढ़ती है। जात समृद्धि और वर्गकों की व्यापकता किस्मों के क्षेत्र के बीच संबंध आयताकार अति परवलय होती है। यह लघुगणक पैमाने पर एक सीधी रेखा दर्शाती है। इस संबंध को निम्नलिखित समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। देखिए log s बराबर log c प्लस z log a, जहाँ पर s जो है जात समृद्धि है, जो यस है क्या है, जात समृद्धि है, a जो है यह क्षेत्र और z जो है यह रेखीय ढाल। तो देखिए
और फिर देखिए जो यहाँ पे C बराबर Y है यानी कि अंताखंड। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से दर्शाया गया है जातीय क्षेत्र सीमा यहाँ पे दर्शाया गया इस प्रकार जातीय क्षेत्र संबंध का प्रदर्शन का पैमाना है ये। अब आइए देखते हैं आगे। पारिस्थितिकी वैज्ञानिकों के अनुसार Z का मान 0.1 से 0.2 परास होता है। यह वर्गीकी समूह अथवा क्षेत्र पर निर्भर नहीं करता। आश्चर्यजनक रूप से समाश्रयण रेखा की ढलान एक जैसी होती है। यदि हम किसी बड़े पैमाने के जातीय क्षेत्र संबंध जैसे कि संपूर्ण महाद्वीप का विश्लेषण करते हैं तब ज्ञात होता है कि समाश्रयण रेखा की ढलान तीव्र रूप से तिरछी खड़ी होती है। जेड के माने की परास रेंज क्या होती है? रेंज का मतलब मान 0.6 से लेके 1 पॉइंट जो तक होती है। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या है, 5वां प्रश्न। किसी भौगोलिक क्षेत्र में जातीय क्षति के मुख्य कारण क्या हैं? तो देखिए जातीय क्षति के कारण पहले देख लेते हैं। तो देखिए विभिन्न समुदायों में जीवों की संख्या बढ़ती रहती है। जब तक किसी पारितंत्र में मौलिक जाति उपस्थित रहती है तब तक प्रजाति के सदस्यों की संख्या क्या होती है? वृद्धि करती रहती है। मौलिक जाति की विलुप्त होने पर इसके जीन पूल में उपस्थित महत्वपूर्ण लक्षण क्या होते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानव हस्तक्षेप के कारण संपूर्ण विश्व जाति क्षति की बढ़ती हुई दर का सामना कर रहा है। जाति क्षति के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। नंबर 1 देखिए क्या है? आवासीय क्षति तथा विखंडन। तो देखिए क्या है आवासीय क्षति तथा विखंडन? इस प्रकार से होता है। देखिए मानवीय हस्तक्षेप के कारण जीवों के प्राकृतिक आवास का नाश हुआ है। मानव के हस्तक्षेप जैसे कि देखिए जंगलों को काट कर मानव वहाँ से सड़क बना रहा है, उससे अपने लकड़ियों से अपने प्रयोग की वस्तुएं बना रहा है, जिससे जीवों की प्राकृतिक आवास का नाश हुआ है, जिसके कारण जातियों का विनाश गत 150 वर्ष में अत्यंत तीव्र गति से हुआ है। मानव हितों के कारण औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आवासीय क्षेत्रों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जिससे वनों का क्षेत्रफल 18% से घटकर 9% रह गया है। देखिए मानव में वृद्धि होने के कारण क्या हो, मानव में वृद्धि हुई तो उनको आवास की और कृषि क्षेत्र की के लिए उनको भूमि की आवश्यकता हुई, और आवास के लिए भूमि की आवश्यकता हुई, तो जिससे जंगलों का कटाया हो गया, तो 18% से घटकर जंगल कितना 9% रह गया। आवासीय क्षति जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण है। आगे देखिए विशाल अमेजन वर्षा वन को सोयाबीन की खेती तथा जानवरों के चारागाहों के लिए काट कर साफ कर दिया गया। इसमें निवास करने वाले करोड़ों जातियां प्रभावित हुईं और उनके जीवन को खतरा उत्पन्न हो गया। आवासीय क्षति के अतिरिक्त प्रदूषण भी जातियों के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। मानव क्रियाकलाप भी जातीय आवासों को प्रभावित करते हैं। जब मानव क्रियाकलापों द्वारा बड़े आवासों को छोटे छोटे खंडों में विभक्त कर दिया जाता है, तब जिन स्तनधारियों और पक्षियों को अधिक आवास चाहिए वह पूरी तरह प्रभावित होते हैं, जिससे समष्टि में कमी होती है। अगला देखिए क्या है? अतिदोहन। मानव हमेशा से भोजन तथा आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, परंतु लालच के वशीभूत होकर मानव प्राकृतिक संपदा का अत्यधिक दोहन कर रहा मतलब बर्बाद कर रहा है, जिसके कारण बहुत सी जातियां विलुप्त हो रही हैं। अतिदोहन के कारण 500 वर्षों में अनेक प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। अनेक समुद्री मछलियों की प्रजातियां शिकार के कारण कम होती जा रही हैं, जिसके कारण व्यावसायिक महत्व की अनेक जातियां खतरे में हैं। अगला देखिए क्या है? विदेशी जातियों का आक्रमण। जब बाहरी जातियां अनजाने में या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर अस्थायी जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती हैं। गाजर घास, लैंटाना, हायसिंथ जैसे आक्रामक खरपतवार जातियां पर्यावरण तथा अन्य देशज जातियों के लिए खतरा बन गई हैं। इसी प्रकार मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश, कैलेरियस गैरीपाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन जब ये मछली हमारी नदियों की मूल असल असल मीन जातियों के लिए खतरा पैदा कर मतलब कैटफिश
के लिए क्या कर रही है, ये लोग खतरा पैदा करके उनको खा लेती थी। देखिए आगे, आगे क्या है, सह विलुप्तता। एक जाति के विलुप्त होने से उस पर आधारित दूसरे जंतु व पादप भी विलुप्त हो जाते हैं, या होने लगते हैं। देखिए, जैसे कि सांप जो है मेढक को खाता है। अगर मेढक और चूहा विलुप्त हो जाए तो सांप कभी भूखे मर जाएगा, उससे उसका भी विलुप्त होने लगेगा थोड़ा थोड़ा। तो देखिए आगे, उदाहरण के लिए एक परपोषी मत्स्य जाति विलुप्त होती है, तब उस पर विशिष्ट परजीवी भी विलुप्त होते हैं। अब देखिए अगला है, चौथा नंबर क्या है, स्थानांतरी अथवा छूम कृषि। जंगलों में रहने वाली जनजातियां विभिन्न जंतुओं का शिकार करके भोजन प्राप्त करती हैं। इनका कोई निश्चित आवास नहीं होता। ये जीवन यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती रहती हैं। ये जंगल की भूमि पर खेती करते हैं। इसके लिए ये जनजातियां प्रायः जंगल के पेड़ पौधों घास फूस को जलाकर नष्ट कर देते हैं। इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। इसके कारण वन प्रजातियां स्थान भाव के कारण प्रभावित होती हैं। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6, जैव विविधता के, सॉरी क्या कह रहा है प्रश्न, पारितंत्र के कार्यों के लिए जैव विविधता कैसे उपयोगी है। तो देखिए उसका उत्तर, हमारा हेडिंग है जैव विविधता की पारितंत्र के कार्यों के लिए उपयोगिता। तो देखिए, अनेक दशकों तक पारिस्थितिकविदों का विश्वास था कि जब समुदाय में अधिक जातियां होती हैं, वह पारितंत्र कम जाति वाले समुदाय से अधिक स्थिर रहता है। डेविड टिलमैन ने प्रयोगशाला के बाहर के भूखंडों पर लंबे समय तक पारितंत्र के प्रयोग के बाद पाया कि उन भूखंडों में जिन पर आधारित जातियां थीं, साल दर साल कुल ज्योभार में कम विभिन्नता दर्शाई। उन्होंने अपने प्रयोगों में यह भी दर्शाया कि विविधता में वृद्धि से उत्पादकता बढ़ती है। हम यह महसूस करते हैं कि समृद्ध जैव विविधता अच्छे पारितंत्र के लिए जितनी आवश्यक है, उतनी ही मानव को जीवित रखने के लिए भी आवश्यक है। प्रकृति द्वारा प्रदान की गई जैव विविधता की अनेक पारितंत्र सेवाएं मुख्य भूमिका हैं। तीव्र गति से नष्ट हो रहे अमेजन वन पृथ्वी की वायुमंडल को लगभग 20% ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्रदान करता है। पूरे पृथ्वी का 20% जो है ऑक्सीजन इससे अमेजन जंगल से आता है, लेकिन उसका भी तेजी से कटाया हो रहा है। देखिए, पारितंत्र की दूसरी सेवा परागकारियों जैसे मधुमक्खी, गुंजन मक्षिका पक्षी, चमगादड़ द्वारा की जाने वाली परागण क्रिया है, जिसके बिना पौधों पर फल तथा बीज नहीं बन सकते। हम प्रकृति से अन्य प्रत्यक्ष सौंदर्यात्मक लाभ उठाते हैं। पारितंत्र पर्यावरण को शुद्ध बनाता है, सूखा तथा बाढ़ आदि को नियंत्रित करने में हमारी मदद करता है। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7, पवित्र उपवन क्या है, उनकी संरक्षण में क्या भूमिका है। तो देखिए उत्तर, अलौकिक गुरुस या पवित्र उपवन पूजा स्थलों के चारों ओर पाए जाने वाले वनखंड हैं। ये जातीय समुदायों, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। पवित्र उपवनों से विभिन्न प्रकार के वन्य जंतुओं और वनस्पतियों का संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि इनके आसपास हानिकारक मानव गतिविधियां बहुत कम होती हैं। इस प्रकार से ये वन्य जीव संरक्षण में धनात्मक योगदान प्रदान करते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, कह रहा है कि पारितंत्र सेवा के अंतर्गत बाढ़ व भू अपरदन नियंत्रण आते हैं। यह किस प्रकार पारितंत्र के जीवीय घटकों द्वारा पूर्ण होते हैं। तो देखिए उत्तर, पारितंत्र को संरक्षित कर बाढ़, सूखा व भू अपरद यानी भूमि अपरदन यानी जो भूमि का कटाव होता है जैसी समस्याओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। किससे, पारितंत्र को संरक्षित करके, उसकी रक्षा करके। वृक्षों की जड़ें मृदा कणों को जकड़े रहती हैं, जिससे जल तथा वायु प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है। देखिए, जो वृक्ष होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं मिट्टी को पकड़े रहती हैं, जिससे कि क्या होता है, जल और वायु जब उस पर वायु तेजी से बहता है तो वो मिट्टी वहाँ से उड़ नहीं पाती। जल तीव्र गति से बहता है तो पौधे पकड़े रहते हैं, जिससे मिट्टी का अपरदन बहुत कम होता है।
वृक्षों के कटान से यह अवरोध समाप्त हो जाता है। मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत तीव्र वायु या वर्षा जल से बाहर बहकर नष्ट हो जाती है। इससे मृदा अपरदन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। पहाड़ों में जल ग्रहण क्षेत्र के वृक्षों को काटने से मैदानी क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और यह अधिक गंभीर रूप से धारण कर लेती है। बाढ़ के समय नदियों का पानी किनारों से तेजी से टकराता है और इन्हें काटता रहता है। आगे देखिए, इसके फलस्वरूप नदी का प्रवाह सामान्य दिशा के अतिरिक्त अन्य दिशाओं में भी होने लगता है। वृक्षारोपण बाढ़ नियंत्रण तथा मृदा अपरदन को रोकने का प्रमुख उपाय है। जो वृक्षारोपण है जो क्या है वृक्षारोपण है, ये मृदा अपरदन को रोकने का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। अगर आप वृक्ष लगाएंगे तो मृदा का अपरदन बहुत कम होगा, मिट्टी का कटाव कम होगा। कुछ मरुस्थलीय व वातीय अपरदन को रोकने में उपयोगी होते हैं। वृक्ष वायु गति की तीव्रता को कम करने में सहायक करते हैं, जिससे अपरदन की दर कम हो जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 9 क्या कह रहा है कि पादपों की जात विविधता 22% जंतुओं में 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है? तो देखिए इसका उत्तर किस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, प्राणियों में अनुकूलन की क्षमता पौधों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। प्राणियों में जो होती है अनुकूलन की अपेक्षा पौधों की अपेक्षा मतलब क्षमता से बहुत अधिक होती है। प्राणियों में प्रचलन का गुण पाया जाता है। इसके फलस्वरूप विपरीत परिस्थितियां होने पर ये स्थान परिवर्तन करके स्वयं को बचाए रखते हैं। देखिए जो प्राणी होते हैं, जीव जंतु मनुष्य होते हैं, ये सब जब कहीं खतरनाक परिस्थिति देखते हैं तो वहाँ से अपने आप को कहीं और सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं, जिससे वो बच सकते हैं। इसके विपरीत मतलब इसका उल्टा जो पौधे होते हैं उन्हें विपरीत स्थितियों का अधिक सामना करना पड़ता है। प्राणियों में तंत्रिका तंत्र तथा अंतःस्रावी तंत्र पाया जाता है। इसके फलस्वरूप प्राणी वातावरण से संवेदनाओं को ग्रहण करके उसके प्रति अनुक्रिया करते हैं। प्राणी तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र के फलस्वरूप स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेता है। जो प्राणी होता है जैसा वातावरण देखता है उसी प्रकार से वहाँ पर वो अनुकूलित हो जाता है। इसी कारण के फलस्वरूप किसी भी पारितंत्र में प्राणियों में पौधों की तुलना में अधिक जैव विविधता पाई जाती है। अब देखिए अगला प्रश्न संख्या 10। देखिए, क्या आप ऐसी स्थिति के बारे में सोच सकते हैं जहां पर हम जानबूझकर किसी जाति को विलुप्त करना चाहते हैं? क्या आप इसे उचित समझते हैं? तो देखिए उत्तर, जब बाहरी जातियां अनजाने या जानबूझकर किसी भी उद्देश्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं, तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानीय जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती हैं। जैसे कि गाजर घास प्लेंटाना और हाइथिन्स जैसे आक्रामक खरपतवार जातियां पर्यावरण तथा अन्य देशज जातियों के लिए खतरा बन जा गई हैं। इसी प्रकार मत्स्य पालन के उद्देश्य से अफ्रीकन कैटफिश क्लेरियम गैरीपाइनस मछली को हमारी नदियों में लाया गया, लेकिन अब ये मछली हमारी नदियों की मूल असल्कमीन कैटफिश जातियों के लिए खतरा पैदा कर रही है। इन हानिकारक प्रजातियों को हम जानबूझकर विलुप्त करना होगा। क्या करना? इन जातियों को हमें जानबूझकर क्या करना होगा? विलुप्त करना होगा। इसी प्रकार अनेक विषाणु जैसे कि पोलियो विषाणु को विलुप्त करके दुनिया को पोलियो मुक्त करना चाहते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा इस चैप्टर के अंतर्गत दिए हुए अभ्यास के अंतर्गत दिए हुए सभी प्रश्नों का उत्तर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।